अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया खालिद अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज मैं नूर मुक़द्दम के केस के सिलसिले में आपको अपडेट देने जा रही हूँ कि अब क्या हो रहा है। इस केस को इतना घसीटा गया है, इतना घसीटा गया है, अब 18 जुलाई से लेके आप देख लें कि आज सितंबर ख़त्म हो रहा है। असल में जो गरीब होता है ना, जैसे ज़ीनत का वाक़या था, तो उसके गुनहगार गरीब थे, उनको पकड़ पकड़ के फांसी दी गई। इसके गुनहगार नूर मुक़द्दम के अमीर हैं, बिलियनर डॉलर में हैं, तो इसलिए इसको बहुत लंबा लिया जा रहा है ताकि किसी तरीके उनकी ज़मानतें हो जाएं और वह छूट जाएं। तो इसके बारे में आपको डिटेल बताने जा रही हूँ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो आप ज़रूर कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत मेहनत करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी न्यूज़ अच्छे तरीके से बता सकूँ ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफ़ा हो। थैंक यू। अब मैं नूर मुक़द्दम के बारे में जो आपको बताने जा रही हूँ। अब ये केस किस तरफ जा रहा है, हम देख रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा वकील रखा ख्वाजा हारिस, और उनके दलाइल बहुत लंबे हैं क्योंकि इतनी लंबी और इतनी मोटी फ़ीसें उन्होंने ली हैं, करोड़ों में। हम अगर देखते हैं अपनी लाइफ में, अगर मैं ख़ुद एक केस को हैंडल करके बैठी हूँ। एक इतनी सी जगह का केस था, 17 साल मैंने उसको किया और एंड में एंड उसका क्या निकला और कितना पैसा लगाया, मैंने लाखों में लगाया। तो इस तरह करोड़ों में उनकी फ़ीसें होती हैं, पता नहीं कितने 10 20 40 करोड़ जो बंदा ले रहा है, तो वो लंबे लंबे दलाइल भी पेश करेगा। तो इस तरह ख्वाजा हारिस ने क्या दलाइल पेश किए, इस केस को कमज़ोर करने में ऐसी क्या बातें उन्होंने की है। उन्होंने ऐसे ऐसे पॉइंट उठाए हैं और अपने केस को मजबूत करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि जब 2 दिन का रिमांड लिया गया है ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदम जी का, तो उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं लिए गए? क्योंकि ये तो हकीकत बात है कि जब जिस्मानी रिमांड लिया जाता है तो उसमें सवाल जवाब पूछे जाते हैं, उनको टॉर्चर करके सवाल पूछे जाते हैं। उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछा गया। सबसे बड़ा मुद्दा है, इससे है ना केस कमज़ोर हुआ। दूसरा, ज़ाहिर जाफ़र से जब उन्होंने किए तो उससे पहले जब पकड़ा गया तो उससे बयान लिया गया और उसके बाद बयान लिया गया, तो दोनों में फ़र्क है। और पहले वो नशे की हालत में था और उसने क्या बयान दिया? उसने बयान दिया कि मैंने है ना इसे शादी के लिए इनकार किया, तो उसने कहा मैं तुम्हें ज़लील करूँगी और तुम्हें है ना पुलिस में लेके जाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी। तो उसने उसे मार दिया। तो पहले इसने ये था उसका, फिर उसके बाद उसने अपना मौक़िफ़ भी बदल लिया कि अब है वो पागल होने की एक्टिंग भी कर रहा है, हर चीज़ उसे याद रहती है लेकिन वो अपने आप को अब नॉर्मल भी पेश करने की कोशिश करता है। तो अब तीसरा उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि चालान में बहुत सारी गलतियाँ हैं, चालान भी कमज़ोर है, चालान को भी कमज़ोर उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि जो कॉल्स हुई हैं 2 बजे से लेकर 7 बजे तक, जो ज़ाकिर और ज़ाहिर की आपस में बाप और बेटे की बातें हुई हैं, इसका तो कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि लिखा क्या था, बोला क्या था, कहीं भी कुछ नहीं है। अदालत में मजिस्ट्रेट के पास इसके बारे में कुछ भी नहीं है कि उन्होंने क्या लिख के दिया था, क्या लिखा है, पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई की है, तो कुछ भी नहीं लिखा। अब उन्होंने मौसम का हाल बताया है या इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट की बात की है, या ज़ाहिर जाफ़र ने अपने बाप को जब फ़ोन किया, ज़ाकिर जाफ़र को, बाप था, सेक्रेटरी ने उठाया, नौकर ने उठाया, किसने उठाया? क्योंकि रिकॉर्ड तो नहीं है, तो किसने उठाया था फ़ोन, ये भी नहीं है। मैसेज की डिटेल पुलिस के पास है लेकिन आगे उन्होंने मैसेज की डिटेल भी नहीं दी हुई। बहुत सारी जो कमज़ोरियाँ हैं, बहुत सारे हवाले दे के उन्होंने बताया कि इतनी कमज़ोरियाँ हैं। और जो माहिरीन सहाफ़त है, वो ये कह रहे हैं कि ये बेल की तरफ जा रहा है उसकी वजह। अब एक और बहुत बड़ा वज़नी पॉइंट उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि वो कराची में बैठे हैं, कत्ल जहाँ हो रहा है इस्लामाबाद में, और इतना वो अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ये भी नहीं पता कि उधर से फ़ोन उठाने वाला कौन है, बाप है, सेक्रेटरी है, नौकर है। लेकिन अगर शवाहिद हटाने के लिए ये थेरेपी वर्क वाले आए थे घर में और उनको पकड़ा गया, उनको ज़मानत हो गई। अगर शवाहिद मिटाने वालों की ज़मानत हो सकती है, तो एक फ़ोन पे ये भी नहीं पता आगे सुना किसने, बात क्या हुई, तो उसकी ज़मानत क्या नहीं हो सकती। ये सबसे उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। इस पे मजिस्ट्रेट सुनते रहे क्योंकि उन्होंने कहा, जज ने कहा है कि ना हम तो दलाइल पे जाएंगे, हम नहीं जानते यूट्यूब, सोशल मीडिया या न्यूज़ वाले क्या कह रहे हैं, हम तो ये देखेंगे दलाइल क्या है, हकाइक क्या है, सच क्या है, क्योंकि जो सामने होगा उस पर बात होगी। उन्होंने काफ़ी दलाइल दिए, काफ़ी बातें की और बहुत देर तक इनकी ये चलती रही।
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر جج نے پوچھا کہ آپ ہے نا دوسرے وکیل کے اس سوالوں کے جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا پہلے وہ اپنے دلائل پیش کر لیں، دلائل جب وہ پیش کر لیں گے اس کے بعد میں اپنے جواب دوں گا۔ تو اب یہ چل رہا ہے، کیس کمزور بھی کیا جا رہا ہے، بیل تو ہوگی۔ انہوں نے کہا ان کی بیل تو بنتی ہے، ٹرائل جب چلے گا، جب سزا ہوگی تب دیکھا جائے گا، لیکن ابھی بیل کے حق میں یہ لوگ ہیں پڑے۔ تو کیس کو بڑا جوں توں تروڑ مڑوڑ کے کئی طرف لیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی طریقے بیل اور کسی طریقے ان کو پاکستان سے بھگایا جائے، کیونکہ جب تک ماں باپ کی بیل نہیں ہوگی تو بیٹا تو بعد میں آئے گا۔ ماں باپ کی کوشش ہے کہ ہماری بیل ہو، اس کے بعد ہم یہاں سے موو کریں اور پھر ہے نا بیٹے کو ہم چھڑوائیں گے۔ پہلے اپنی طرف ان کا فوکس ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عصمت آدم جی کیا چیز ہیں، ان میں کتنا اپنے پیسے کا غرور ہے، گھمنڈ ہے، اور کیس کو انہوں نے اپنے آپ کو جتانے کے لیے کتنا بڑا وکیل ہائر کیا ہے، اپنے پیسے کا زور آزما رہے ہیں۔ لیکن اللہ تو ہے، نور مقدم کو انصاف ملے گا۔ شوکت مقدم ان کے والد ہیں، وہ کیس کو لڑ رہے ہیں، بہت امیر نہیں ہیں لیکن وہ لڑ رہے ہیں۔ ہم سب ان کے ساتھ ہیں، سوشل میڈیا والے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی آواز پہنچا سکیں اور دعا بھی کر رہے ہیں۔ ہماری دعا بھی ہے کہ اس بچی نور مقدم کو انصاف ملے اور اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سکون دے اور ان کے والد کو انصاف ملے۔ ہم ان کے ساتھ ہیں، مبشر لقمان، مہرین سبطین، ماریہ علی اور میں ماریہ خالد، ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ اس تحریک کا حصہ بنے۔ ماہرہ خان نے بھی کہا، مبشر لقمان کی آواز پہ لبیک کیا کہ ہم اس تحریک میں ساتھ ہیں اور آخری دم تک اس کی آواز بنے رہیں گے جب تک انصاف نور مقدم کو نہیں مل جاتا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے مجھے سبسکرائب کریں، اور ہم نور مقدم کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔